हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9 हिस्ट्री का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें मैंने आप सभी बच्चों को 2 वीडियो तो अपलोड कर दिए थे। ये तीसरा हमारा है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर ये कॉर्नवालिस पढ़ेंगे हम लोग। ये कोई अंग्रेज का फूफा है, ठीक है। इसको बस कॉर्नवालिस के नाम से चलिएगा, ठीक है। तो कॉर्नवालिस के जो सुधार है उनका वर्णन करने बोला है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1786 से लेकर 1793 तक बेसिकली ये कार्यरत रहे थे, ठीक है। उन्होंने भारत में बेसिकली जो अंग्रेजी शासन प्रशासन है, जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके एक महत्वपूर्ण सुधारक में से माना जाता है, ठीक है। उनके द्वारा सुधारों ने बेसिकली क्या किया, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ न्याय है, पुलिस तथा जो भूमि व्यवस्था है, ऐसे कई बड़ी परिवर्तन किए। इन्हीं सुधारों के कारण ही उन्हें बेसिकली भारतीय जो हमारी प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आईएएस कहते हैं, इसका जनक कहा जाता है, ठीक। कहा जाता है, ना कि है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कॉर्नवालिस का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन को क्या करना है, अधिक संगठित करना था, प्रभावी करना था और साथ ही साथ स्थायी बनाना था। ये उनका एक सोच था बेसिकली। कॉर्नवालिस ने सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया था। उन्होंने कंपनी के जो कर्मचारी में बेसिकली जो फैला हुआ भ्रष्टाचार था उसको रोकने का प्रयास किया। उस समय अंग्रेजी जो अधिकारी थे वो रिश्वत लेते थे और अभी भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, और निजी व्यापार भी करते थे। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के जो निजी व्यापार उस पर रोक लगा दी तथा उनके वेतन में वृद्धि की ताकि वे ईमानदारी से अपना काम कर सकें। उन्होंने उच्च प्रशासनिक पदों पर केवल अंग्रेजी की नियुक्ति की। भारत को बड़े जो पद है बेसिकली उनसे दूर रखा गया था। इससे प्रशासन तो मजबूत हुआ, लेकिन जो भारतीयों के प्रति जो भेदभाव है वो भी लगातार बढ़ते चला गया। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में कॉर्नवालिस ने महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने न्यायालय को बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया और साथ ही साथ दीवानी तथा जो फौजदारी व्यवस्था थी या न्यायालय थे उनकी स्थापना उन्होंने की। जिला स्तर पर दीवानी जो अदालतें वो बनाई गई, जहाँ जो नागरिक मामले हैं उनकी सुनवाई की जा सके। फौजदारी मामले के लिए अलग जो अलग अदालतें होते बेसिकली उनकी स्थापना की गई। सबसे ऊंचा स्तर पर जो था वो सदर दीवानी अदालत थी और साथ ही साथ सदर जो नियामत अदालत है वो बनाई गई थी। उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को बेसिकली अलग करने का प्रयास किया ताकि जो न्याय है वो अधिक निष्पक्ष हो सके, और साथ ही साथ इन सुधारों ने न्याय व्यवस्था में कुछ स्थिरता यहाँ देखा गया कि लाया गया था। हालांकि ये प्रणाली बेसिकली आम भारतीयों के लिए और भी जटिल और साथ ही साथ महंगी भी थी। तो काहे का भैया ये जो आपने सुधार किया, क्या फायदा हुआ बताइए, जब ये जटिल और महंगाई रहेगा तो। पुलिस व्यवस्था में भी कॉर्नवालिस ने सुधार किए। पहले गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जमींदार को होती थी, जो जमींदार जो क्या था प्रोटेक्शन करने का काम करते गाँव वालों का, लेकिन यह व्यवस्था जो प्रभावी नहीं थी। कॉर्नवालिस ने क्या किया, आधुनिक जो पुलिस व्यवस्था है उसकी शुरुआत की। जिलों को कई थानों में बेसिकली बांट दिया और प्रत्येक थाने का बेसिकली एक दारोगा जो है वो नियुक्त कर दिया। पुलिस को बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है पुलिस के बारे में कि पुलिस को अपराध रोकने और जो कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और यह प्रणाली बेसिकली आगे चलकर हमारे जो भारतीय पुलिस व्यवस्था जो हम लोग आज देखते हैं उसका ये आधार बनाते ही बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास है कि कॉर्नवालिस का सबसे प्रसिद्ध जो हमारे पास है सुधार जो है स्थायी है, वो सुधार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हमारे पास है, जिसे 1793 में लागू किया गया था। इस व्यवस्था तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारों की भूमि का जो स्थायी मालिक वो मान लिया गया था और उन्हें अगर निश्चित राजस्व अगर अंग्रेजी सरकार को देना होता था, यदि वे समय पर जमा नहीं करते थे तो उनकी जो ज़मीनें वो छीन ली जाती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की आय को बेसिकली एक स्थायी बनाना था। प्रारंभ में इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को एक नियमित आय आने लगी, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। जमींदार जो है बेसिकली किसानों से अधिक जो लगान है वो वसूलने लगे, और जो जिससे किसान के बीच जो किसानों के बीच में जो एक कह सकते हैं शोषण था वो लगातार बढ़ते चला गया हमारे पास से। कॉर्नवालिस ने व्यापार और राजस्व व्यवस्था में भी यहाँ पर सुधार किए। उन्होंने कंपनी के जो वित्तीय प्रबंधन उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया तथा राजस्व वसूली की प्रक्रिया को और भी नियमित बनाया। उनके सुधार में बेसिकली अंग्रेजी जो शासन है इसकी प्रशासनिक नींव जो हुई वो मजबूत हुई। इस प्रकार कॉर्नवालिस के जो सुधार है वो भारतीय प्रशासनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रशासन, न्याय और पुलिस और भूमि व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में सभी को संगठित किया। यद्यपि उन्हें अंग्रेजी जो शासन है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। बेसिकली मोटिव यही था कि अंग्रेजी प्रशासन को या शासन को मजबूत करना है, और उन्होंने भारतीयों के प्रति जो भेदभाव था वो भी यहाँ पर देखा गया। फिर भी इन सभी सुधारों ने जो आधुनिक प्रशासनिक ढांचा है उसका एक नींव बनाने का कार्य किया हमारे पास बताया हुआ, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। उनके जीवन का जो चित्रण ये बताना है और साथ ही साथ उनके जीवन की जो उपलब्धि है उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए यही जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह
हमारे भारतीय इतिहास के महान शासकों में से गिने जाते हैं। उन्हें पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पंजाब में एक शक्तिशाली जो सिख हमारा साम्राज्य है उसकी स्थापना की, और उन्हें अपनी वीरता, कुशलता और कुशल प्रशासन है, साथ ही साथ धार्मिक जो सहिष्णुता है, उनके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुई जीवन में। उस समय भारत में आपको मालूम है मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी और अंग्रेज धीरे धीरे अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार कर रहे थे। ऐसे कठिन समय में महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब को एक मजबूत और साथ ही साथ संगठित राज्य उन्होंने बनाने का कार्य किया। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1780 को जो गुजरांवाला है वहाँ हुआ था, जो वर्तमान बेसिकली पाकिस्तान यानी नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, जो गधा पाकिस्तान है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, मैं उनको नहीं बोल रहा, ये गधा पाकिस्तान के लिए हमारा शब्द निकल रहा है। उनके पिता का नाम जो था वो महासिंह था, और जो शुक्रचर्या जो मिसल के प्रमुख थे। बचपन से महाराजा रणजीत सिंह जी चेचक रोग से, बेसिकली जो चिकन पॉक्स होता है, उससे पीड़ित थे, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। लेकिन शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनमें एक अद्भुत साहस और नेतृत्व की क्षमता थी। पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में उन्होंने क्या किया, राज्य की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें सौंपी गई थी। रणजीत सिंह जी ने विभिन्न जो सिख मसलों को एकजुट करने का कार्य किया। उस समय पंजाब जो है छोटे छोटे राज्य और जो मिसलों में बटा हुआ था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य शक्ति के बल पर इन सभी को संगठित करने का कार्य किया। 1799 में उन्होंने लाहौर पर बेसिकली क्या किया, अधिकार कर लिया, और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया। 1801 में उन्होंने महाराजा की जो कैसे उपाधि जो है वो धारण की और सिख साम्राज्य की उन्होंने स्थापना करने का कार्य किया। यहाँ पर बताया जा रहा है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक शक्तिशाली और जो संगठित राज्य उसकी स्थापना करना। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक रूप दिया। यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से सेना को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण से यहाँ पर सुसज्जित करने का काम किया। साथ ही साथ उनकी सेना को खालसा सेना भी कहा जाता था। इसी मौजूद सेना के बल पर उन्होंने कश्मीर हो गया, पेशावर हो गया, मुल्तान अटक जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल में पंजाब जो है उत्तर पश्चिम भारत का सबसे महत्वपूर्ण या सब शक्तिशाली जो हमारा राज्य है वो बन चुका था। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और जो व्यवस्था है वो बनाए रखी। उनकी प्रशासनिक नीति न्याय और समानता पर बेसिकली आधारित थी। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, यद्यपि वो खुद एक सिख सकते थे, लेकिन उन्हें सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी को उच्च जो पद है उन पर नियुक्त किया। इनके दरबार में विभिन्न धर्मों और जो जातियों के लोग हैं वो कार्य करते थे। इन राज्यों में बेसिकली एक धार्मिक जो सौहार्द है वो बनाया था। उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा कई मंदिर, गुरुद्वारे बनाए गए। गोल्डन टेम्पल को उन्होंने क्या सजवाया, जिसके कारण आज हम गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। वे साहित्य और कला के संरक्षक भी थे, ये बताया हुआ हमारे पास। महाराजा रणजीत सिंह जी की जो विदेश नीति थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास अत्यंत सफल थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिकली क्या किया, मैत्रीपूर्ण संधि बनाए रखने के लिए और अनावश्यक संघर्ष से बचते रहे। 1809 में बेसिकली अमृतसर संधि के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिकली एक जो समझौता वो तैयार किया, जिससे उनका जो राज्य है वो सुरक्षित रहेगा। उनकी जो कूटनीति और जो दूरदर्शिता है उसने पंजाब को लंबे समय तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखा था। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की जो मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य जो कमजोर पड़ने लगता है और अंततः क्या होता है, अंग्रेजों ने बेसिकली पंजाब का अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर भी भारतीय इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह जी का जो नाम है एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ उदार शासक के रूप में जाना जाता है। उनकी उपलब्धि में पंजाब को बेसिकली राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक जो समृद्धि हमारे पास है और साथ ही साथ जो सामाजिक एकता है वो प्रदान हमारे पास की गई थी, बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। फिर अगला सवाल है, हैदर अली के जीवन चरित्र एवं जो उसकी उपलब्धियां उसके बारे में वर्णन करने बोला गया। तो आइए जानते हैं। हैदर अली दक्षिण भारत के प्रशासनिक शासकों में से एक था। वे मैसूर राज्य के शक्तिशाली शासक तथा अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बेसिकली माने जाते थे। उन्होंने अपनी जो वीरता, सैन्य क्षमता, जो कुशल प्रशासन व्यवस्था उसके आधार पर एक जो साधारण सैनिक बल से मैसूर के जो वास्तविक शासक बनने तक का उन्होंने सफर तय किया। उस समय भारत में बेसिकली अंग्रेजी जो है या अंग्रेज जो है अपनी सत्ता का जो विस्तार है वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ बताया हुआ है, लेकिन हैदर अली ने उनका जो डटकर मुकाबला किया और साथ ही साथ दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में हमारे पास है अंग्रेजों के लिए जो बड़ी चुनौती है वो उन्होंने बन के आए थे यहाँ पर। ठीक है, तो हैदर अली का जो जन्म है लगभग हमारे पास आ जाता है 1720 ईस्वी में कर्नाटक के बोदीकोट नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता फतेह मोहम्मद मसूर सेना में अधिकारी थे। हैदर अली ने औपचारिक जो शिक्षा वो बहुत कम ही प्राप्त की हमारे पास है, लेकिन उनमें एक असाधारण हमारे पास बुद्धिमत्ता और जो सैन्य कुशलता है वो उनके पास है। उन्होंने प्रारंभ में मैसूर की सेना में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण या साधारण सैनिक के रूप में कार्य किया। उनकी बहादुरी और योग्यता कारण वे शीघ्र ही जो उच्च पद होते हैं, हायर पोस्ट होते हैं, उन पर उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। मैसूर राज्य में उस समय बेसिकली जो है वोडेग्यार वंश का शासन था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो कमजोर हो चुकी थी।
हैदर अली ने अपनी सैन्य शक्ति और जो राजनीतिक कौशल के विकास बल पर बेसिकली धीरे धीरे क्या किया, राज्य की जो सत्ता है अपने हाथों में ली। 1761 ईस्वी में वे मैसूर के वास्तविक शासक बन चुके थे। बल्कि यद्यपि हमारे पास उन्होंने स्वयं को किसी राजा को घोषित नहीं किया, फिर राज्य की जितनी सारी जो जिम्मेदारी होती है या जो शक्ति होती है वो उन्हीं के हाथों में थी, ये बताया हुआ हमारे पास। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, हैदर अली की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाना था। उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन किया और यूरोपीय शैली की जो सैन्य व्यवस्था थी अपनाई। उन्होंने तोपे खाने को मजबूत किया और सैनिकों को जो आधुनिक बेसिक प्रशिक्षण है, मॉडर्न जो ट्रेनिंग वो देने का काम किया। उनकी सेना अनुशासित थी और साथ ही साथ शक्तिशाली भी थी, जिसके कारण वे कई युद्धों में हमेशा सफल रहे। अगला पॉइंट बताया वो हमारे पास, अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। उन्होंने अंग्रेजों को बढ़ती जो शक्ति समझ लिया था और भारत के लिए खतरा भी माना था। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध, जिनमें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया हमारे पास। फिर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर मद्रास तक हमारे पास क्या किया, उन्हें संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। हैदर अली जो थे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने राज्य की जो आर्थिक स्थिति है सुधारने के लिए कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया। किसानों की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ बताया सुधारने का प्रयास किया। राजस्व व्यवस्था का मजबूत बनाने का काम किया। उन्हें सड़क और निर्माण का यहाँ पर कार्य करवाया हमारे पास से, और साथ ही साथ राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत काम किया। उनके शासनकाल में जो मैसूर है वो दक्षिण भारत के समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन चुका था। हैदर अली हमारे बताया हुआ धार्मिक दृष्टि से उदार थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोग के साथ समान व्यवहार किया और उनके प्रशासन हिंदू, मुस्लिम, सिख यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखता या मत पर दिए गए। इससे समाज में एक जो कह सकते हैं सौहार्द हमारे पास है, सामाजिक सौहार्द वो बढ़ेगा। फिर अगला हमारे पास है सेकंड या द्वितीय हमारे पास आंग्ल हमारे पास मैसूर युद्ध, जो कि 1782 में हुआ था, बताया हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और हैदर अली की मृत्यु के बाद उनकी वीरता और संघर्ष की जो भावना है वो भी आज भी हमारे भारतीय इतिहास में मौजूद रहेगी। इसी प्रकार हैदर अली एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने मैसूर को शक्तिशाली बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष कर भारतीय जो शासकों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जो भावना है उसे मौजूद कर रखा। उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में क्या करती है, हमेशा एक सदैव स्मरणीय रहेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है विलियम बेंटिक के जो शैक्षिक सुधार थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक। आइए चले बताते हैं। तो विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1835 तक रहे थे। उनके शासनकाल में जो शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न शिक्षा देने का कोशिश किया। उनके समय में अंग्रेजी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था और जो पाश्चात्य ज्ञान है, ठीक है, उनके प्रसार की यहाँ शुरुआत थी। इसी प्रकार विलियम बेंटिक को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है उसका प्रवर्तक या फिर कह सकते हैं हमारे पास मुख्य प्रवर्तक माना गया था। बेंटिक के शासनकाल में सबसे पहले भारत में मुख्यतः जो शिक्षा है वो पारंपरिक थी। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी सरकार के भीतर इस बात को लेकर विवाद था और भारतीयों की जो पारंपरिक दिशा है, ठीक है, उसको यहाँ पर चेंज किया गया और पश्चिमी दिशा को अपनाया गया हमारे पास। इस विवाद को हम लोग ऑस्ट्रेलिसिस और जो हमारे पास एंग्लिसिस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिसिस भारतीय भाषा और परंपरागत जो हमारे पास शिक्षा उसके समर्थक थे वही, जबकि इंग्लिश जो थे अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के हमारे पास यहाँ पर जो पक्ष में थे ये थे। इसी समय थॉमस जो बेबिंगटन मैकेले, यानी सीधा बात बोला जाए मैकाले, उन्होंने 1835 में अपनी प्रसिद्ध मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो पश्चिमी विज्ञान, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न साइंस सब कुछ सीखना चाहिए। मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी, और मेरा यह मानना है कि अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ प्रगतिशील नहीं बनाएगी, आपके जीवन में बर्बाद भी करेगी, क्योंकि हमारे देश की भाषा ना है वो, ठीक है, और ना ही इससे कह सकते हैं हाँ आप दूसरे देश से जुड़ सकते हैं, नो डाउट नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके कई फायदे कई नुकसान भी है। तो ये मैकाले ने भारतीय हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलना चाहा, जिससे हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने मैकाले सुझाव स्वीकार कर लिया। फिर 1835 में बेंटिक ने महत्वपूर्ण शिक्षा नीति लागू की, जिसके अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। सरकारी धन का यहाँ उपयोग जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया। इसमें भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली वो शुरुआत हुई। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय छात्रों को विज्ञान, गणित, इतिहास और आधुनिक जो विचारधारा उसकी शिक्षा मिलने लगेगी। बेंटिक के जो हमारे पास शैक्षणिक सुधार है उसका एक प्रमुख उद्देश्य यही है, ऐसे भारतीय तैयार करना जो अंग्रेजी शासन और साथ ही साथ हमारे पास भारतीय जनता के बीच में एक मध्यस्थ का काम कर सके। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए शिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अंग्रेजी प्राप्त जो शिक्षा प्राप्त भारतीय उनको सरकारी नौकरियों में अवसर मिलने लगा, यहाँ स्टार्ट हो गया। इससे एक नया जो हमारे पास निश्चित मध्यम वर्ग है वो विकसित हो गया हमारे पास। ठीक है,
इन सुधारों के कारण ही भारत में क्या हुआ, हमारे पास आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ और साथ ही साथ लोगों में एक सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत जागृत होने लगी। आगे चल के यही शिक्षित वर्ग जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में नई जागरूकता फैलाई या उत्पन्न की। हालांकि बेंटिक की जो शिक्षा नीति की आलोचना भी है, क्योंकि इससे हमारी जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा और जो भाषा है उसकी उपेक्षा होने लगी। संस्कृत और भारतीय जैसे कई शब्दों का महत्व कम हो गया। शिक्षा का लाभ मुख्यतः शहरी और जो उच्च वर्ग है उन्हीं में तक पास रहा। फिर भी इन अधिकारियों ने क्या किया, भारत में आधुनिक जो शिक्षा है उसकी नींव रखी यहाँ पर। इस प्रकार विलियम बेंटिक ने शैक्षिक जो सुधार है हमारे माफ करिएगा, उससे भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ावा दिया और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में नई दिशा देने काम किया। उन्होंने सुधार में से आधुनिक भारत में निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज में हमारा बौद्धिक एवं जो सामाजिक जागरण है वो उन्होंने उत्पन्न करने का कार्य किया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपसे बच्चों को कंप्लीट करा दिए। अब आपसे बच्चों को मेजर पेपर 9 हिस्ट्री का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे 15 मार्क्स का चाहे 5 मार्क्स का, वो सभी हमने बता दिया। आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।